नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी और इसकी समकालीन समय में इसकी प्रासंगिकता क्या होगी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि प्रशासनिक लॉ, और इसमें आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम ऐतिहासिक विकास देख लेते हैं कि ये सिद्धांत कहाँ से आया। तो आपको बताते हैं कि जो शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, इसकी जड़ें जो हैं वह प्राचीन काल में हैं। इस सिद्धांत की उत्पत्ति का इतिहास ग्रीक के अरस्तु के लिए खोजा गया है। ऐसा कहा गया कि अरस्तु ने इसको खोजा था। यह 16वीं और 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक जो है वे जॉन बोडिन और ब्रिटिश राजनीतिज्ञ जो है लेकिन ने क्रमशः शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत की व्याख्या की थी इसमें। लेकिन क्या हुआ, जो मॉन्टेस्क्यू थे उन्होंने 1748 में अपनी एक पुस्तक जो थी एक्सपर्ट डेस लोइस नामक पुस्तक में पहली बार इस व्यवस्थित और अनुभवजन्य शून्यकरण का सिद्धांत इसमें दिया गया था। जो शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत है, ये लोकतांत्रिक राज्यों के शासन के लिए एक मॉडल का रूप है, यानी कि मॉडल का रूप धारण करता है। इस मॉडल को पहली बार जो है वे ग्रीस में विकसित किया गया था और रोमन गणराज्य के द्वारा रोमन गणराज्य में अशबद्ध संविधान के हिस्से के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। आपको बता दें कि इस मॉडल के तहत राज्य को शाखाओं में विभाजित किया गया था और प्रत्येक को अलग और स्वतंत्र शक्तियों के जिम्मेदारी का क्षेत्र में बांटा गया था ताकि किसी भी शाखा के पास अन्य शाखाओं की तुलना में अधिक शक्तियां ना हो। और इसमें शाखाओं का सामान्य विभाजन किसके बीच में होता है, यह भी मैं आपको बता दूं। कार्यपालक के बीच में, विधायिका के बीच में और न्यायपालिका के बीच में। यानी कि इसमें शक्तियों का सामान्य विभाजन तीन के बीच में होता है, कार्यपालक, विधायिका और न्यायपालिका। ये तो रहा आपका कि सिद्धांत का ऐतिहासिक विकास यानी कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का ऐतिहासिक विकास। अब हम भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो शक्तियों के पृथक्करण का क्या विकास रहा है। तो स्वतंत्रता के बाद में जो है वे संविधान सभा की स्थापना जो हुई, उसमें हमारे अपने भारतीय संविधान को बनाने के लिए इसकी जो है प्रयोग किया गया था। यानी कि अलग अलग जगह से हमने अलग अलग चीजें ली, उसमें एक ये भी शामिल है। भारत के संविधान में सरकार ने 3 अंगों के कार्यों के पूर्ण और कठोर विभाजन का कोई प्रावधान इसमें नहीं दिया गया है। यानी कि विधायी और न्यायिक शक्तियां अक्सर कार्यपालिका को ही सौंपी जाती हैं, लेकिन फिर भी इनमें शक्तियों के क्रियात्मक पृथक्करण पर जोर दिया गया है। यानी कि अगर हम विश्लेषण करें तो विश्लेषण से अगर हमको पता चलेगा कि हमारे संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 53 सबसेक्शन 1 में और अनुच्छेद 154 सबसेक्शन 1 में संघ और राज्यों की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वे राष्ट्रपति और राज्यपालों को इसमें प्रदान की गई हैं। इस योजना के अनुसार राष्ट्रपति जो है वह भारतीय संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और जो सहायता और सलाह पर संवैधानिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। मंत्रिपरिषद जो कि अनुच्छेद 74 सबसेक्शन 1 में इसका उल्लेख किया गया है, इसके अंतर्गत शक्तियों के 3 गुना विभाजन को आंशिक रूप से इसमें मान्यता दी गई है। यानी कि जो संसद हो गए, जो राज्य विधानसभाएं हो गए, जो सर्वोच्च न्यायालय हो गए, अन्य अदालत की न्यायपालिका पर इसमें कोई विधायी शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। भारत के संविधान में इस मामले में क्या किया कि इन्होंने बीच का रास्ता अपना लिया कि भैया संविधान के अनुच्छेद 50 में यह प्रावधान कर दिया कि राज्य जो है वह न्यायपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार को संसदीय स्वरूप क्रियाशील होने के साथ साथ कानून का भी पालन करना पड़ेगा।
संविधान जो है वह राष्ट्रपति को अपनी विधायी शक्तियों के प्रयोग में अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार देता है, जो कि संसद की विधायी क्षमता के भीतर सभी मामलों का विस्तारित होता है। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अवकाश के दौरान जो राष्ट्रपति के पास एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। अब क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वह न्यायिक कार्य करता है, इस प्रक्रिया में न्यायिक कार्यालय से सेवानिवृत्त होने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं, जो जिनकी आयु के संबंध में यह जो है अधिकार होता है, इस संबंध में जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति जो होगा वही केवल मुख्य न्यायाधीश से परामर्श जो है करेगा। चूंकि ऐसा जो भी मामला है वह गंभीर है, वो महत्व के न्यायिक कार्य करते हैं, तो वह इस मामले में मंत्री की सलाह पर कार्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे संविधान के संरक्षण बचाव की शपथ में बंधे हुए हैं और उन पर संविधान के अनुच्छेद 61 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का अगर आरोप लगाया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा अभियोग की स्थिति में एक सदन अभियोजन के रूप में कार्य करेगा और दूसरा सदन एक अभियोजन के रूप में कार्य करेगा और दूसरा उसके आरोपों की जांच करेगा और घोषित करेगा कि ऐसे आरोपों को बरकरार रखा गया या फिर नहीं। मंत्रिपरिषद के संबंध में अनुच्छेद 75 सबसेक्शन 5 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने से अधिक समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं हो सकता है, जब तक कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। ऐसा कोई विशेष प्रावधान या परंपरा नहीं है कि जो कि राज्यसभा के किसी सदस्य को भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोकता है, परंतु जैसा कि 1966 में इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति से स्पष्ट रूप से इसमें यह प्रदर्शित होता है। अब ये तो रहा भारत में शक्तियों के पृथक्करण का क्या क्या कैसे हुआ। अब देखते हैं कि शक्तियों के पृथक्करण के विकास में जो है भारत में किस टाइप से हुआ। इसके लिए एक हमने थोड़ा सा केस लॉ जो है स्टडी की है, आपको केस लॉ भी बताते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये केस लॉ देख लीजिएगा। शक्तियों के पृथक्करण के विकास पर ही आधारित है रामकृष्ण डालमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर का केस। इसमें न्यायमूर्ति दास ने यह अवलोकन किया था कि अवलोकन करके उन्होंने ये कहा भी था कि संविधान शक्तियों के पृथक्करण के अस्तित्व को व्यक्त नहीं करता है और ये सच है कि सरकार की शक्तियों का विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों में विभाजन निहित है संविधान में, लेकिन इस सिद्धांत की तरह संवैधानिक ढांचे का एक मौलिक आधारशिला नहीं बनता है। यह रामकृष्ण डालमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर के केस का है। वहीं चंद्रमोहन बनाम यूपी राज्य में यह माना गया कि हालांकि हमारा संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सख्त सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, परंतु फिर भी राज्य में एक स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। ये तो सही है और यह प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन करता है और अपने न्यायाधीशों को सेवा के लिए संस्थागत शर्तें सरकार सहित जहां उपयुक्त हो सभी अदालतों को